जाने के लिए, शनिवार की जगह शुक्रवार को आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो लोग सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं, कुछ लोग दफ्तर से लौट रहे होंगे, कुछ लोग कहीं व्यस्त होंगे, डिनर चल रहा होगा, लेकिन उसके बीच में भी अदालत को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साक्षी हैं आज की अदालत की कार्रवाई की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत में जुड़े हुए हैं, आप सबको नमस्कार। और जो लोग इत्मीनान से, जिनका रूटीन वही है, सैटरडे को ही देखेंगे, जो कल इत्मीनान से समय निकालकर शनिवार के दिन अदालत को अपने तय समय पर ही देखेंगे, यानी रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अदालत का साथ देने के लिए, इस चैनल को इस मकाम तक लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बड़ी योजनाएं हैं इस चैनल के माध्यम से। जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, उनकी सहायता करना, उन्हें वो गुण ज्ञान उन तक पहुंचाना जो कि बहुत जरूरी है, ये इस चैनल का ध्येय है। तो इसका हम पूरा करेंगे। सवाल कई सारे आ रहे हैं, सवालों पर मैं आऊंगा, लेकिन आज जो है विशेष फोकस हमारा बाजारों पर रहेगा। आज शाम के समय शुक्रवार की इस विशेष अदालत में हिस्सा लेने के लिए फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले देखिए, मेरा यह दायित्व है कि आपको याद दिला दूं हर सप्ताह की तरह कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी निवेश करने से पहले, निवेश के बारे में विचार करने से पहले, निवेश का ख्याल भी मन में आए तो उससे जुड़ा सारी जानकारी हासिल करना, उससे जुड़े सारे दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना बेहद जरूरी है। और कोई भी निवेश आप करें तो याद रखिए वो बाजार जोखिम के अधीन होता है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। कोई अगर आपको ऐसा वायदा कर रहा है कि गारंटीड रिटर्न है, इसमें तो नुकसान हो ही नहीं सकता, तो आपको बरगला रहा है, मिसलीड कर रहा है। क्योंकि मार्केट रिस्क जो है वो हमेशा कायम रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा, लेकिन खतरा, जोखिम जरूर होता है और उसी जोखिम के बदले रिटर्न मिलता है। ये चीजें हमेशा ठीक से समझनी चाहिए। कई बार बाजार में जिनको बहुत समय हो गया होता है वो भी ये गलती कर बैठते हैं। तो जो लोग आप बाजार में नए हैं, आज अदालत में जुड़े हुए हैं, आप सब याद रखिए कि जो बातें कोरी बातें नहीं है, इनके पीछे ठोस ज्ञान है जो कि आपको समझना चाहिए और बड़ा काम आएगा आपके। चलिए, इसके अलावा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसके माध्यम से आपको कोई खरीदने बेचने की राय मिलती हो, या जिसके माध्यम से आपको नुकसान पूर्ति की कोई आश्वासन मिलता हो, या आपको गारंटीड रिटर्न मिलता हो। अगर ऐसा कोई भी टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न करके चलिए कि कोई बहरूपिया आपको ठगने के प्रयोजन से आपको ये मैसेजेस भेज रहा है, और इसको दूर रहिए इनसे। सबसे पहले इनको रिपोर्ट कर दीजिए, न केवल उस प्लेटफॉर्म को जिस प्लेटफॉर्म से ये आए हैं आपके पास, बल्कि हमें भी सूचित कीजिए जिससे हम इस पर उचित कार्रवाई कर सकें। बहुत जरूरी बात है ये, कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और बड़ा उनके साथ अनर्थ होता है। तो इसीलिए दूर रहिए ऐसे किसी भी चैनल से। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके माध्यम से खरीदने बेचने की राय में देता हूं। चलिए, तो ये हो गई बातचीत। कई सारे और प्रश्न हैं। अभी अंकुर जी ने एक प्रश्न किया है सुप्रिया लाइफ साइंसेस पर। तो प्रश्न तो देखिए अभी मैं लूंगा, उससे पहले कुछ और बातें करेंगे, बाजार की चर्चा करेंगे, और हाँ, बड़े चार्ट्स की आज चर्चा करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है और बड़े चार्ट्स की बात करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। तो उन चार्ट्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष चीजों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, रुक करते हैं, देखते हैं चार्ट पर क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ बढ़ रहा है। तो आइए, कुछ क्षणों में चार्ट आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट लीजिए। क्या चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। और आइए इसको और बड़ा कर दें, लीजिए चार्ट हो गया फुल स्क्रीन, और आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट, जिसको हर सप्ताह हम देखते हैं। जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं। चुनाव के परिणामों के समय ये जो उठा पटक हुई, इसको दरकिनार करके बाजार धीमी गति से ही सही लेकिन ऊपर की ओर अग्रसर है। सब लोग सोचे बैठे थे कि बस चुनाव परिणाम आएंगे और वहीं बाजार का टॉप लग जाएगा। अगर सरकार नहीं बनी तो भी, सरकार बन गई तो भी यही टॉप होगा, और वहां से आप देखिए धीमी गति से बाजार ऊपर बढ़ रहा है। देखिए, स्लगिश ग्रोथ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजार की जो बढ़त है उसमें गति में कुछ कमी आई है। ये आपको चार्ट देखकर साफ पता लगता है, लेकिन अभी भी दिशा कायम है, ऊपर की ओर बनी हुई है। तो ये आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है जिसमें तेजी कायम है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को चार्ट पर अंकित करें। आइए पुनः एक बार लेवल्स को रिविजिट कर लें। ये जो रेखा है इसको यहां रख दें हम। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली ये रेखा मैंने डाली है लगभग 23,300 पर। ये वो स्तर है जो कि हाई बने थे उस दिन जब एग्जिट पोल के परिणाम आए थे सोमवार के दिन। एग्जिट पोल के बाद तेजी बनी थी, जो लोग उस समय फंसे थे उनको बाजार ने अगले सप्ताह निकास दिया। तो ये लेवल अब सपोर्ट का लेवल है। इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए आपको इन लेवल्स पर 23,300 पर मिलेगा। ये लेवल टूट जाते हैं तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,950, ये बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल टूटा तो फिर बाजार वापस 22,000 की ओर बढ़ेगा। तो ये दो लेवल्स हैं जिन्हें अपने वीकली चार्ट पर आप मार्क कर लें। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपको चार्ट देखने पर एक कंट्रोल आ जाएगा कि हाँ, ये दो स्तर हैं जिनको हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। जब तक ये लेवल्स भंग ना हो, नाहक परेशान ना हो, उठा पटक चलती रहेगी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, कभी अच्छी खबर कभी खराब खबर, कभी एक सेक्टर चलेगा बैंकिंग का तो अगले दिन आईटी चलेगा, कभी आईटी चलेगा तो कभी पीएसयू चलेंगे। ये क्रम चलता रहेगा, ये बंदर बांट होती रहेगी, लेकिन जो दिशा है वो ऊपर की ओर निरंतर बनी हुई है। ये चार्ट निफ्टी का है। आइए एक दफे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है, जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में। इस सप्ताह हमने देखा कि असली जो तेजी है, मोमेंटम है, जो असली बाजार का मरकज है, वो ये बैंक है, और उसमें भी निजी बैंकों में जो तेजी बनी देखते ही बनती है।
ये बैंक निफ्टी है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, 51,000 के लेवल पर बंद हुआ, सारी पुरानी रेजिस्टेंस को पार करके बंद हुआ। तो ये बड़ा ब्रेकआउट है। और याद रखिए, बैंक निफ्टी के हिस्सेदारी के बिना, बैंक निफ्टी की अगुवाई के बिना बाजार कभी तेज नहीं होता है। तो बाजार की जो तेजी है, इसको हरी झंडी ये बैंक निफ्टी दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। लेवल मैंने चार्ट पर मार्क किया हुआ है। फिर वही फॉर्मूला है कि जो एग्जिट पोल का हाई है उसको मार्क कर ले चार्ट पर, और वो लेवल जब पार होगा, जब सोमवार को खुला था बाजार, उस सप्ताह, जिस सप्ताह चुनाव परिणाम आए थे, वो लेवल मैंने अंकित किया है। ये लेवल 50,900 का है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं स्पॉट का है। तो 50,900 बैंक निफ्टी का स्तर है जिसको आपको तरजीह देना है 700-800 अंक नीचे। तो 50,900 ये वो लेवल है जिसको बहुत क्लोजली वॉच करें। ये बैंक निफ्टी का लेवल है। तो ये लेवल्स हैं जिनको चार्ट पर अंकित कर लें, और इन लेवल्स को आपको तरजीह देना है। These are most important chart levels for Nifty and Bank Nifty। जरूर से इन चार्ट लेवल्स को अपने चार्ट्स पर भी अंकित कर दीजिएगा। ये वीकली चार्ट है जो हम बैंक निफ्टी का फिलहाल देख रहे हैं। आइए इसके बाद स्मॉल कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं। भाई देखिए, इस सप्ताह स्मॉल कैप निफ्टी में गजब की तेजी रही। पिछले सप्ताह भी तेजी थी। पिछले सप्ताह सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडेक्स से थी, और इस सप्ताह भी अच्छी तेजी हमने स्मॉल कैप इंडेक्स से आती हुई देखी। तो निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है। इस सप्ताह का हीरो रहा बैंक निफ्टी। इस सप्ताह का जो हीरो है दैट इज बैंक निफ्टी। सबसे बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में रही। निफ्टी में तेजी थोड़ी कम रही। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले सप्ताह चल चुका था, तो अभी फोकस बाजार का बैंक्स पर है। ये आपको देखने से पता लगता है। चार्ट मजबूत है स्मॉल कैप इंडेक्स का, भी कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। अगर आप यहां पर आरएसआई डाल दें, आइए आरएसआई को चार्ट पर डाल करके देखें और ये जांच लेते हैं कि कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है। तो डाइवर्जेंस आपको चार्ट पर दिखेगी। गौर से देखिए, ये 14 पीरियड का आरएसआई है, ये वीकली चार्ट है, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। अभी तेजी रही स्मॉल कैप में। ये हाई लगा जनवरी में और ये हाई लगा अप्रैल में। इनके बीच में आप देखिए प्राइस पर तो बड़ा भारी फर्क है। हायर पीक्स बन रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले की पीक्स जब आप आरएसआई पर देखते हैं तो नीचे बनी हुई है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस आपको इस चार्ट पर दिखता है। एलओसी मैंने मार्क की हुई है। ये दो लेवल्स हैं 15,080 और 13,600। ये लेवल्स मार्क कर ले चार्ट पर और निश्चित हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डाइवर्जेंस जरूर है, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल हुबहू बना हुआ है। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। तो दोनों चार्ट्स जो है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बोथ चार्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज अ डाइवर्जेंस नेवरदलेस। तो इन चार्ट्स को गौर से स्टडी कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी की हमने बात की। आइए एक बार यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देखते हैं। तो ये आपके सामने यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, जहां पर हम देख रहे हैं कि डॉलर में तेजी बनते हुए दिख रही है, और इससे थोड़ी चिंता पैदा हुई है कि डॉलर की ये जो तेजी है ये लगातार बाजार पर एक दबाव डाले हुए है। और हमने देखा इस सप्ताह भी डॉलर में एक अपवर्ड प्रेशर बना रहा। बावजूद इसके एक मेजर रेजिस्टेंस के करीब डॉलर बंद हुआ। तो डॉलर में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है, और उसका मतलब यह है कि रुपए में कमजोरी दिख रही है। रुपए की कमजोरी हमें पता है कि एक नेगेटिव संकेत होता है। तो ये एक जरूर चिंता का सबब निरंतर बना हुआ है, लेकिन इतना भी कोई कारण नहीं है जिसको लेकर के हमें अत्यधिक चिंता हो। बट दिस इज रीजन टू वरी नेवरदलेस। तो ये आपके सामने डॉलर का चार्ट है। आइए एक दफे जल्दी से यूएस मार्केट का भी चार्ट का रुख कर लेते हैं। तो ये नेस्डैक है। नेस्डैक में तेजी कायम है, कोई बदलाव नहीं है। पिछले सप्ताह अच्छी तेजी आई, इस सप्ताह भी ठीक ठाक रुझान रहा, कोई बड़ा फॉल नहीं आया। तो नेस्डैक भी तेज है। आइए डाउ जोन्स देख लें झटपट से। ये डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स में भी रेंज जो हमने बनाई थी, जो रेखाएं हमने मार्क कर दी चार्ट पर, उन रेखाओं को भला कौन तोड़ सकता है। तो उन्हीं रेखाओं के बीच में अटका हुआ डाउ जोन्स। आइए गोल्ड को देखें। एक साथ इस तरह रैपिड फायर में चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आई गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड भी आप देखिए लगातार तेजी। ये डॉलर टर्म्स में गोल्ड का चार्ट है, और ये एमसीएक्स में गोल्ड का चार्ट है। तो एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि 72,000 के आसपास ही गोल्ड चल रहा है। इनफैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है लाइव आपके सामने, तो 72,000 के आसपास गोल्ड है। सिल्वर की बात करें, और ये भी ठीक ठाक चार्ट है, कोई बदलाव नहीं है। तो ये गोल्ड है और ये सिल्वर, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों चार्ट्स पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कोई बदलाव मोमेंटम में नहीं है। तो ये आपके सामने स्थिति है। दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, और ये गोल्ड है। और आइए सिल्वर के चार्ट को एक बार देख लें। तो ये आपके सामने सिल्वर का चार्ट है। कंटिन्यूअस ब्रेकआउट और आउट परफॉर्मेंस, और यहाँ बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो गोल्ड का चार्ट मजबूत है, सिल्वर का चार्ट मजबूत है। ये सिल्वर एमसीएक्स पर आप देख रहे हैं लगभग 90,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड, सिल्वर, ग्लोबल मार्केट्स चारों ओर तेजी है। सबसे बड़ी तेजी जानते हैं कहां है? सबसे तेजी है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में, निफ्टी एसएमई आईपीओ इंडेक्स में। ये निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है। देखिए क्या तेजी बन रही है। इसको बाजार से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। नए हाइज बना रहा है। 23,000 के करीब निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो असली तेजी कहां है? छोटे शेयर्स में। असली तेजी है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स में। तो वहां पर आपको फोकस करना है। वहां तेजी बिल्कुल बदस्तूर चल रही है। एक बार एसएमई आईपीओ इंडेक्स को देखते हैं। ये आपके सामने एसएमई आईपीओ, इसकी हम चर्चा कम करते हैं, लेकिन ये है आपके सामने बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स।
आप देख रहे हैं नया हाई। इस सप्ताह 7% की तेजी इस इंडेक्स में आई, 7% मायने रखता है, 1 लाख की ओर बढ़ रहा है इंडेक्स। तो आप देखिए कि किस प्रकार से छोटे मझोले एसएमई स्टॉक्स में गजब की तेजी बन रही है। यह है बाजार का असली वो हिस्सा जहां बड़ा पैसा बन रहा है। तो छोटे शेयर्स में बनेगा बड़ा पैसा, और यही फोकस है इस बार के टीकेपी का, ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स, जिसका सीजन 8 शुरू हो रहा है रविवार को, परसों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तुरंत जुड़ जाइए, पहले मैं डिटेल्स दे चुका हूं। और आज के अदालत में हम लोग बात करेंगे बड़े चार्ट्स की। बड़े चार्ट्स पर क्या दिख रहा है इसकी बात करेंगे, थोड़ी बड़ी तस्वीर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने स्थिति है, बाजार दुनिया भर के अलग ही मूड में है, तेजी दिख रही है। ऐसे में आपको ये कहने वाले अनेक लोग मिलेंगे कि तेजी की अति हो गई है, गिरावट आएगी, बहुत भीषण गिरावट आएगी, क्रैश होगा, स्कैम होगा, फॉल होगा, इस तरह की बातें कहने वाले अनेकों लोग मिलेंगे। लेकिन हमारा नियम यह है कि हम चार्ट के अलावा किसी की सुनते नहीं है। तो जो चार्ट कहेगा हम वही करेंगे। अगर ब्रेकडाउन आना है, बड़ा फॉल आना है, तो चार्ट पर उसके संकेत दिखेंगे, और चार्ट पर उसके संकेत दिखे तो निश्चित हम काम करेंगे, अन्यथा हम चार्ट से बंधे हुए हैं बिल्कुल। और चार्ट पर फिलहाल कोई ऐसा संकेत नहीं है कि हम अत्यधिक परेशान हो। तो ये आपके सामने स्थिति है। कई सारे सवाल आ रहे हैं और इन सवालों पर मैं आऊंगा। चलिए, ओके, ग्रेट। अच्छा, एक हमारे गणेश भाई, अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी और उसमें बड़े वॉल्यूम हुए, रेड कैंडल बनी और उसमें बड़े वॉल्यूम हुए, तो इन दोनों के बीच का अर्थ क्या है? क्या रेड कैंडल विद बिग वॉल्यूम मींस कि बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, बड़ी गिरावट आएगी? नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि रेड कैंडल बनती है बड़े वॉल्यूम्स के साथ, वो किसी बड़ी बल्क डील की वजह से हो सकता है, और भी अन्य कारणों से कई बार हमें बड़े वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। तो केवल वॉल्यूम का देखना ये पर्याप्त वजह नहीं है। तो इसलिए अगर बड़ी कैंडल बनी है तो उसको आप चार्ट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखिए, इंडिकेटर की रीडिंग देखिए। आप टीकेपी में रहे हैं गणेश जी, तो आप जानते हैं कि ओबीवी नाम का एक इंडिकेटर है जिसको आपको देखना चाहिए। तो जब तक बाकी इंडिकेटर सही दिशा में आपको कोई सेल ऑफ या बिकवाली के संकेत न दे रहे हो, केवल बड़ी कैंडल विद बड़ा वॉल्यूम डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ क्लियर सेल सिग्नल। तो इसको इस तरह से नहीं समझना चाहिए। और दूसरा एक सवाल इनका यह है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, यानी कि रेड कैंडल विद बिग वॉल्यूम और ग्रीन कैंडल विद बिग वॉल्यूम। दोनों में अंतर यह है कि रेड कैंडल विद बिग वॉल्यूम मतलब बड़ी बाइंग हुई है, रेड कैंडल विद बिग वॉल्यूम मतलब बड़ी सेलिंग हुई है। तो ये मेन मतलब है। लेकिन बड़ी सेलिंग जो है वो अनेकों कारणों से हो सकती है, तो इतना क्लियर नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। और एक कैंडल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फर्क नहीं लाता है। हमेशा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चार्ट को देखें। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल अभी पूछ डाला है हमारे सचिन ने, और सचिन जी का सवाल है कि निफ्टी जूनियर इंडेक्स भी जरूर देखा जाए। तो आइए निफ्टी जूनियर नेक्स्ट 50 को भी देखते हैं, तो इस इंडेक्स की भी बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि जबरदस्त प्रॉफिट उनको पिछले कुछ दिनों में हुआ है। ठीक है, बाजार में इस उठा पटक के बावजूद जो लोग चार्ट्स देखते हैं, जो लोग हमारे नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़े हैं या टीकेपी से जुड़े हैं, उन्होंने इस बाजार में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। दे हैव डन वेल, दे हैव मेड मनी डिस्पाइट द वीकनेस और डिस्पाइट द वॉलिटिलिटी जो कि पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिली। आइए झट से दो चार्ट देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट देखिए। ये निफ्टी जूनियर का चार्ट है। तेजी तो यहां पर भी बदस्तूर चल रही है। लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब ये इंडेक्स चल रहा है। अभी भाव कोई 71,000 72,000 के आसपास है, 72,000 का लेवल है। और हमने देखा कहां 45,000 होता था, 45,000 से 72,000 देखते देखते निफ्टी 50 इंडेक्स भी नेक्स्ट 50 भी पहुंच गया। तो तेजी चारों ओर है। ये इंडेक्स भी अछूता नहीं है। हाँ, इसका मंथली चार्ट देखते हैं एक दफे। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट देखें तो चीजें कितनी आसान लगती हैं, कितनी साफ दिखने लगती हैं। ये ठीक इस तरह है कि मान लीजिए आप एटलस देख रहे हो और एटलस पे कभी एशियाई महाद्वीप का चार्ट देखिए। आप देखेंगे आपको बड़ा साफ दिखेगा। आपको लगेगा अच्छा, अगर आपको दिल्ली से हांगकांग जाना है तो आपको लगेगा बिल्कुल बगल में ही दोनों शहर हैं, लेकिन वास्तव में इनके बीच में बड़ा फासला होता है। ठीक वैसे ही मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं तो लगता है कि बहुत साफ ब्रेकआउट हुआ था, वहां से सीधा एक तरफा शेयर बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच क्या कुछ घटा, कितना उठा पटक हुआ, कितने नीचे तक स्टॉक गया, कितनी बार दिल की धड़कनें बढ़ी, ये आपको इस चार्ट पर नहीं दिखता है। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि निफ्टी जूनियर का ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, माफ कीजिए। और मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ था जुलाई में पिछले साल। उस समय 44,000 का इंडेक्स था, आज 71,000 का है। तो इंडेक्स अगर डबल हो जाए या 3/4 बढ़ जाए तो आप कल्पना कीजिए कि शेयर्स की क्या दशा हुई होगी। 2 गुना 3 गुना शेयर हुए इस दौर में। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है। तो तेजी चारों ओर है, गजब के चार्ट है, और चार्ट देखना बहुत सहज है, बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप रूल्स को फॉलो करें। कॉम्प्लिकेटेड चार्ट रीडिंग ना करें। अब लोग बेवजह नाहक ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ये फील करना है कि नहीं, मैंने तो चार्ट ऐसे यंत्रों के द्वारा देखा जो कोई और नहीं देखता है, यानी कि मैं कुछ विशेष करता हूं, तो जरूर चार्ट को ऐसे देखिए। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने से मतलब है तो यू शुड फोकस, यू शुड डू योर चार्ट रीडिंग बेस्ड ऑन सिंपल आइडियाज, जिनकी चर्चा लगातार हम इस चैनल पर करते रहे। अच्छा, इसके बाद कई सारे सवाल आ रहे हैं
और एक सवाल राजीव अग्रवाल साहब ने पूछा है राउट मोबाइल पर, तो आइए राउट मोबाइल के चार्ट को भी एक नजर देखते हैं। ये आपके सामने राउट का चार्ट है। वाह भाई, पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन तो हुआ है, सपोर्ट भी कायम हुआ है, सपोर्ट 1225 पर है और हमने पहले रेखाएं डाली हुई है इस चार्ट पर, बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस चार्ट पर। देखिए 3 लाइनें अगर आप डाल दें तो चार्ट देखना कितना आसान हो जाता है। इसके बाद आप क्या कर लेंगे इस चार्ट में और कैसे देख लेंगे इसको, चाहे आप दर्जनों इंडिकेटर और ढेरों टूल्स इसमें लगा दें, टूल्स का कोई अभाव नहीं है, आप जितने चाहें उतने टूल्स हैं। 1500 2000 इंडिकेटर तो आजकल छोटे मोटे सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, लेकिन इन इंडिकेटर्स को लगा लेने से आपका एनालिसिस ज्यादा परिष्कृत हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप बेहतर एनालिसिस चाहते हैं, ज्यादा सटीक और कारगर चाहते हैं उसको, तो आपको सही टूल्स का इस्तेमाल करना है और उस पर आपको ध्यान देना है कि मैं अपने टूल्स को बेहतर कैसे करूं, एनालिसिस को और मजबूत कैसे करूं, तो उस पर ध्यान लगाइए, बावजूद इसके कि आप बेवजह इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए 2 रेखाएं मैंने डाल दी हैं, 1225, 1600 और 2050 2100, ये 3 स्तर है बस। अभी इन 3 स्तरों के बीच में ये स्टॉक टिका हुआ है। जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो आपको पता है अगला मेजर लेवल ये है, ये लेवल टूटेगा तब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इन 2 लेवल्स को तरजीह दीजिए और आप जैसे ये काम करेंगे योर चार्ट विल इंप्रूव ड्रामेटिकली। ये हम देख रहे हैं मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट कौन देखता है, जिसका मिनिमम होल्डिंग टाइम 1 साल से ज्यादा होता है। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर ये मंथली चार्ट का एनालिसिस आपके लिए बेमानी है, आपको सुनना ही नहीं, आपके लिए कोई फायदा ही नहीं। ये उसके लिए है जिसका मिनिमम होल्डिंग टाइम 1 साल का होता है, वही मंथली चार्ट देखता है। तो पहला काम क्या करना है, चार्ट की ड्यूरेशन सही सेट करनी है। अगर आप डेली चार्ट देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बताइए पैसा कोई कमा सकता है, कमा पाएंगे कभी, कतई नहीं, कतई नहीं। उसी प्रकार से मंथली चार्ट देखकर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2-4 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कोई परिणाम नहीं आएगा। मंथली चार्ट देखकर काम कर रहे हैं तो कम से कम साल भर मिनिमम रखना पड़ेगा। और आज क्योंकि थीम इस अदालत की है बड़े चार्ट्स, कि बड़े चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं, बड़े मूव्स कैसे पकड़े जाते हैं, तो इसीलिए हम मंथली चार्ट यहां देख रहे हैं। ये चार्ट है राउट मोबाइल का, जहां बड़ा रेजिस्टेंस 1600 पर और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस 2100 के आसपास नजर आ रहा है। ये चार्ट इस तरह से प्लेस्ड है, बड़ा सपोर्ट 125 पर है और ये चार्ट राउट मोबाइल का है। तो एक नजर ये रेखाएं अगर आप डाल दें एक मिनट में, तो चार्ट रीडिंग बेहद आसान हो जाती है। इसके बाद और कई सवाल आए हैं। शाह करण साहब हैं, वो कह रहे हैं सर आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया है। इनका क्वेश्चन 2 स्टॉक्स पर है, एक तो SCI लाल है और एक हर्षा इंजीनियरिंग है। मैं आ रहा था वैसे आपके सवाल पर, चलिए अब आपने फिर पूछ लिया है तो सीधे बिना किसी वेट के आपके सवाल की ओर बढ़ता हूं। इस बीच कुछ लोग जो है अभी कम्यूट में हैं, यानी कि दफ्तर से घर जा रहे हैं, कोई बस में सफर कर रहे हैं, कोई लोकल में सफर कर रहे हैं, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई घर पर ही पहुंच चुका है ऑलरेडी, यानी 8:30 बजे तक घर आ गए कुछ लोग। जो जहां है वो वहां पर अदालत का साक्षी बन रहा है, जुड़ा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और आप सबसे फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूं कि आज समय बदलना पड़ा, और उसकी वजह आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन भी है और कि कुछ और कारणों से भी मुझे समय आज का बदलना पड़ा। तो शुक्रवार के दिन मिल रहे हैं अदालत में, आमतौर पर हम शनिवार के दिन मिलते हैं, अगले सप्ताह फिर शनिवार को ही मिलेंगे, लेकिन इस सप्ताह के लिए अपवाद है और इस सप्ताह हम फ्राइडे को मिल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ निखिलेश जी जुड़े हुए हैं और वो भी आज शाम को जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है निखिलेश जी की, वो भी शेयर करेंगे, अभी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले और सवाल ले लेते हैं, कई सारे और प्रश्न अदालत के सामने लंबित हैं। एक पीयूष साहब हैं, उन्होंने अभी एक बीबीटीसी पर सवाल ठोक दिया है, तो इनके सवाल को भी जरूर मैं शामिल करूंगा, बीबीटीसी। लेकिन उससे पहले जो बचे हुए सवाल थे क्रमबद्ध तरीके से उन पर मैं फटाफट आक्रमण करता हूं। सबसे पहला सवाल जो आज मैंने जिस पर मेरी निगाह पड़ी थी वो थी सुप्रिया लाइफ साइंसेज। अब इस पर सवाल करने की वजह यह है कि एक समय पर लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी इस शेयर का कुछ होगा। 200 का ये 400 हो गया, देखते देखते हो गया, साल भर के भीतर हो गया। तो इसी वजह से लोगों की रुचि शेयर में ज्यादा बढ़ रही है। अब करना क्या है, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लें यहाँ पर और एक सपोर्ट अंकित कर लें यहाँ पर। ये 2 लेवल्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिनको आपको चार्ट पर अंकित कर देना है। तो हमने देखा कि 500 रुपए से 200, 200 से 400, इस बैंड में सुप्रिया लाइफ साइंसेज ट्रेड कर रहा है। अब ये मंथली चार्ट है, लेकिन हम आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में वीकली चार्ट की बात करते हैं, तो आइए फिर एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ये बड़ा सपोर्ट है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलिए। एक बड़ा सपोर्ट पहले का मार्क है, ये इमीडिएट सपोर्ट है और यही एलओसी है। ऊपर रेजिस्टेंस 500 रुपए के आसपास है। तो ये चार्ट है, बस ये 2-3 रेखाएं डाल देंगे और ये चार्ट आपको स्वयं अपनी पूरी कहानी कहने लगेगा कि भाई देखो ऐसा चल रहा है, मुझे अभी इस दायरे में रहना है, ये दायरे से मैं बाहर निकला तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ अगला रेजिस्टेंस है। सारी कथा शेयर स्वयं कहेगा आपको, लेकिन उसके लिए चार्ट पर रेखाएं ठीक तरह से अंकित करना चाहिए। ये सुप्रिया लाइफ स्पेसेस का चार्ट, लाइफ साइंसेस का चार्ट है जो आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विप्रो की, जिसका भी एक प्रश्न आया था शुरू में, आज के अदालत के बिगिनिंग में सवाल आया था कि भाई विप्रो में क्या आगे का भविष्य है। तो ये विप्रो का चार्ट आप देख रहे हैं। भाई देखिए, एक समय पर तो लोग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को बिल्कुल भुला चुके थे। विप्रो अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और इस रेंज में अच्छा खासा समय विप्रो ने बिताया और हमने देखा कि लगभग जून 22 से लेकर के दिसंबर 23 यानी 1.5 बरस तक विप्रो इस बाधा को पार नहीं कर पाया। ये बाधा है 440 की, 440। जब ये लेवल पार हुआ नवंबर में पिछले साल, उसके बाद शेयर 570 तक गया,
फिर नीचे टकराकर अब उन्हीं लेवल्स के करीब आ गया जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल था 440। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की भूमिका में दिख रहा है आपको। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एलओसी हो गई आपकी। एलओसी जब तक भंग नहीं होती तब तक ट्रेंड ठीक है, हायर बॉटम बन रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, धीमी गति से चलता है। विप्रो कोई देखिए ऐसा आसमान छू लेने वाला शेयर तो है नहीं कि रोज फ्रीज लगते हो, इसमें धीरे धीरे चलता है, लेकिन दिशा इसकी बिल्कुल साफ है, लेवल्स इससे साफ नहीं हो सकते। एक लकीर डाल देने से पूरी जो समस्या पहली है उसको आप हल कर पाएंगे। तो लेवल ठीक से मार्क कीजिएगा, ये विप्रो का चार्ट है। अच्छा, विप्रो के बाद आइए हर्षा इंजीनियरिंग के चार्ट को देखते हैं। इस पर भी एक प्रश्न किसी ने दाग दिया था कि हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी तो अच्छी है, चार्ट आपके सामने है। रेजिस्टेंस कहाँ टूटा था भाई? देखिए रिसेंट लिस्टिंग थी और ये रेजिस्टेंस टूटा ये मई में, यानी कि आज है लगभग 1 महीने से कम का समय हुआ है, केवल 4 सप्ताह बीते हैं और 4 सप्ताह में आपने देखा 470 का 570, यानी कि 100 रुपए की अद्भुत तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। तो चार्ट अच्छा है, लेकिन ब्रेकआउट आया था काफी नीचे। अब ऐसे जब एक्सेलरेटेड प्राइस मूव्स आते हैं किसी चार्ट पर, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम इसको मनमर्जी के दाम पर खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें फोमो हो रहा होता है। अगर मान लीजिए किसी ने 480 पर हर्षा देखा था और नहीं ले पाया, किसी वजह से साहस नहीं कर पाया, उतना कमीशन नहीं बना, तो आज 577 पर ले लेने में उसका रिस्क रिवॉर्ड पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस तो इस ब्रेकआउट स्तर से नीचे रखना पड़ेगा और आप जिस भाव पर खरीद रहे हैं उस भाव से लेकर सपोर्ट लेवल तक की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा जब आप निवेश करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का और रिस्क रिवॉर्ड का, इन दो चीजों का विशेष ख्याल रखना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके हक में नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। देखिए एक चीज मैं इतने सालों के बाजार के अनुभव से आपसे कह सकता हूं कि कंपनी की का अंत आता है जब वो एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच करने लगता है, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी के बीच में जब मिसमैच खड़ा हो जाता है, एक अंतर्द्वंद खड़ा हो जाता है, या हम कहें कि सामंजस्य समाप्त हो जाता है, वहां से कंपनियों का अंत शुरू होता है। तो पहली चीज जो याद रखनी है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच से कंपनी तबाह होती है और रिस्क रिवॉर्ड के मिसमैच से ट्रेडर तबाह होता है। तो ट्रेडर कब तबाह होता है? जब वो हाई रिस्क लो रिटर्न वाले ट्रेड करने लगता है, या लो रिस्क लो रिटर्न वाले ट्रेड करने लगता है। हमें वो ट्रेड करने हैं जहां रिस्क हाई नहीं हो, कम रिस्क हो और रिटर्न रीजनेबल। वहां पर आपको ट्रेड करेंगे तो आप लंबी पारी बाजार में खेल पाएंगे और आप पैसा अक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने फंडामेंटल सही होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए फंडामेंटली आपका जो एंट्री पॉइंट है वो स्टॉक में बीत गया है और तब जाकर आपकी निगाह उस पर पड़ी, आपको किसी ने सुझाव दिया कि यार इस शेयर को तो देखो बड़ा अच्छा है, तब तक अगर जो ब्रेकआउट स्तर है जिसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और जिस भाव पर आप बाय कर रहे हैं उनके बीच का फासला बहुत बढ़ गया है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड पूरी तरह से मिसमैच हो जाएगा। एक ट्रेड में हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड की तिलांजलि दे करके भी आप पैसा कमा लें, कई बार गलत काम करके भी अच्छा पैसा बन जाता है और अच्छे काम करके भी कुछ पैसा नहीं बनता। ये तो आप मान करके चलिए कि विधि का विधान है। लेकिन हमारा काम क्या है, इस तरह हम नहीं सोचते हैं। हमारा काम है हम रिस्क देखते हैं। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो आपको इस लाइन से नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर तेजी बड़ी भीषण बन गई है किसी चार्ट पर, तो अब वो मौका आपके हाथ से निकल गया। मलाल मत कीजिए कि अब क्या होगा, ये शेयर कब हाथ लगेगा, कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेगा। लेकिन आप इसके पीछे पीछे न जाइए, चेज मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेडिंग का डिसिप्लिन है। एक ट्रेडर थे, एक जमाने में बड़े विख्यात ट्रेडर थे, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनका बड़ा सम्मान हम लोग करते थे। और उनकी एक विशेष बात थी, वो ट्रेड तभी करते थे जब ट्रेड उन तक आता था। वो कहते थे कि भाई जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बॉल आपके बल्ले तक आए, आप उसको चेस ना करें। बिल्कुल वैसे ही ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और बिल्कुल आपके योग्य हो, तभी ट्रेड करें। अगर कोई भी खटका है ट्रेड में, जाने दीजिए उसको, कहीं भागा नहीं जा रहा है। पहला काम पैसा बचाना है। पैसा बच गया तो कमा भी लेंगे, लेकिन पहला काम पैसे को संरक्षित रखना है, बचा करके रखना है। अच्छा, इसके बाद एशियन पेंट्स पर एक प्रश्न हिमाद्री सेन गुप्ता जी ने किया है। आइए फटाफट एशियन पेंट के चार्ट। ये है एशियन पेंट। वाह, पूरा बाजार एक तरफ, एशियन पेंट एक तरफ। और कितना समय हो गया एशियन पेंट को? 2021, आज है 2024, 3 बरस से यूं का यूं जमा हुआ है। ड्यूरेबल चार्ट है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही टिका हुआ है जैसे एशियन पेंट के पेंट टिकते हैं दीवारों पर। और आप देखिए कि सीमित दायरे का कारोबार पिछले 3-4 साल से चल रहा है। इसमें ट्रेडिंग के भरपूर मौके मिले होंगे, लेकिन पैसा लगाया तो कुछ खास रिटर्न नहीं आया। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। तो एशियन पेंट में एलओसी मैंने पहले के अंकित किए, कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी को एलओसी मान करके चलेंगे। ओके, तो ये बात हमने की अबाउट दिस चार्ट। फटाफट आइए 2-3 चार्ट और देख लेते हैं। एससीआई एलएल, ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एससीआई के चार्ट को देखें तो क्या तेज चार्ट है भाई। देखिए वीकली चार्ट है, आपने देखा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बुलिश पेनेंट पैटर्न बना। इस सप्ताह कितना चढ़ा है? लगभग 18%। देखिए बहुत बढ़िया। तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट है, शानदार चार्ट है। मंथली चार्ट हम लोग वीकली देख रहे हैं और आपको उसी हिसाब से स्टॉप लॉस इत्यादि रखना हो।
ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट यानी SCI LAL का चार्ट है जो हम देख रहे हैं। इसी पर प्रश्न आया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन पर नहीं आया, शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एसेट पर प्रश्न आया था, तो वही चार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। चलिए, तो कई सारे और सवाल हैं जो कि आप सबके मन में कौंध रहे होंगे और जिनके जवाब आप चाहते हैं। हिमाद्री जी ने अभी भी फिर एक बार पूछ डाला एशियन पेंट्स। मैंने अभी भी चार्ट आपके सामने रखा हिमाद्री जी, तो एशियन पेंट के चार्ट की अभी हमने चर्चा की थी और अब एशियन पेंट के बाद हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट की बात की। उर्मिल खूना जी जानना चाहते हैं एलिन और थिरुमलाई केमिकल। चलिए, थिरुमलाई केमिकल की बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। भाई, बर्थडे मेरा तो है ही, लेकिन साथ ही बर्थडे आपका भी है, तो इसको आपका भी उतना ही बड़ा ये उपलब्धि है जितनी मेरी है। और जो भी लोग शुरू से अदालत में आते रहे हैं हर शनिवार, कुछ लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर हमारा तो रूटीन बना हुआ है, चाहे हमें कोई कहीं न्योता भी आता है, कहीं जाना भी पड़ता है, तो भी हम जो है अदालत देखे बिना घर से नहीं निकलते हैं। इतना इंटरेस्ट से, इतनी रुचि से लोग देखते हैं। तो अदालत डेफिनेटली केंद्र है हमारे इस चैनल का और पिछले 4 वर्षों में अदालत में भी भरपूर हमने सुधार आते हुए देखा है। गजब के सवाल आप लोग करते हैं। एक जमाना था, मुझे याद है, जब शुरू में हम अदालत करते थे, सवाल हमेशा उन शेयर्स पर आते थे जो नहीं चल रहे होते हैं, पिटे हुए शेयर्स पर सवाल आते थे। आज ये है कि मुझे आइडियाज मिलते हैं अदालत से, यानी कई बार ऐसे शेयर्स का जिक्र आप लोग करते हैं जो गजब के चार्ट्स होते हैं, बड़े ब्रेकआउट्स हो गए होते हैं, लेकिन मेरी निगाह से हम लोग उसको चूक जाते हैं। और अदालत में आने से आप लोग जब उस पर प्रश्न करते हैं तो मैं भी उन चार्ट्स को देखने में मजबूर हो जाता हूं और वहीं बड़ी तेजी बनते हुए दिखती है कई बार। तो इसीलिए चार्ट्स देखते रहिए और अदालत में आप लोग गजब का काम कर रहे हैं, सुपर। अगर ऐसे देखें तो कई सारे हमारे ऐसे सेनानी हैं, ऐसे टीकेपी के सदस्य हैं जो चाहें तो किसी भी बड़े फंड में, म्यूचुअल फंड में, रिसर्च हाउस में उन्हें बड़ी आसानी से नौकरी मिल सकती है, काम मिल सकता है, क्योंकि उन्हें चार्ट देखने की जो क्षमता उनमें है वो अद्भुत है और बहुत रेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे चार्ट देखे, कुछ चार्ट्स और देखेंगे, लेकिन नीलकेश जी हमारे, निकलेश अधीर हो रहे हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है या नहीं। हेलो हेलो। हाँ निकलेश जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ सर। अरे वाह, तो थम्स अप दिखा करके बता रहे हैं निकलेश जी कि हमें ठीक सुन पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निकलेश जी। कहाँ से हैं अपने ये बाजार में आना कैसे? सर एक्चुअली कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आपसे बात करने का और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और सर वो आप जैसे गुरु के कारण ही हो पाया है। इसलिए सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो आपका बड़प्पन है, आप समय दे रहे हैं, और वीकेंड के दिन, फ्राइडे इवनिंग के दिन समय देना आसान नहीं होता, सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाला। तो कहाँ से हैं निकलेश जी आप? सर मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं MADCL में जॉब करता हूँ करंटली, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, विद्युत विभाग में है। और आपका बाजार में कैसे आना हुआ अभी निकलेश जी? कैसे आ गए? शुरू से हैं अभी बाद आए अभी? नहीं सर, एक्चुअली मेरी जर्नी तो 2009 से स्टार्ट हुई है। एक्चुअली मेरा MBA पास आउट हुआ है 2009 में, उसके बाद सर मैं बाजार से जुड़ा हुआ। लेकिन हाँ 2009 के सर वहां से मुझे इंटरेस्ट होने लगा। हाँ सर वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। हाँ पर लेकिन सर मेरी एक छोटी सी गलती, मैंने फ्यूचर ऑन ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के कारण मैंने फ्यूचर ऑन ऑप्शन में ट्रेड किया और मुझे सर उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उस वक्त मुझे फिर ट्रेडिंग स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली हमारी फैमिली कंडीशन उस वक्त बहुत वीक थी और मुझे जॉब करना पड़ा। लेकिन सर मैं निरंतर चार्ट देखते रहा और मार्केट से नॉलेज लेता गया। फिर मुझे आपके NSA से जुड़ने का मौका मिला और वहां मुझे इस प्रकार का नॉलेज मिला कि आज मैं जो भी ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर पा रहा हूँ उसका सर पूरा श्रेय आप ही को जाता है। अरे बहुत बड़ी बात कही आपने, थैंक यू सो मच निकलेश जी। और जो आपने बात कही कि भाई आपने डेरिवेटिव ट्रेड किए, फिर उसमें लॉस हुआ और फिर आपने सीख करके अब इसको कर रहे हैं, तो अब आप क्या परिवर्तन देखते हैं अपने निकलेश जी? अब आपने तो पहले भी ट्रेडिंग की है, नुकसान भी दिए हैं, पहले कमजोर था, अब क्या परिवर्तन किया है उसमें, क्या चेंज किया है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी उसी फेज में होंगे जिस फेज में एक जमाने में आप थे, तो वो भी वही कर रहे होंगे अभी, और उनके भी पैसे F&O में जा रहे होंगे। मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, मैं कहीं एयरपोर्ट में जाता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ, लोग आ जाते हैं कि सर हमें जो है बड़ा नुकसान हो गया, हमने फला कॉल खरीदी थी, वो ऐसे वर्थलेस एक्सपायर हो गई, उसमें इतने रुपए लग गए, ये हो गया। तो आप क्या रिस्क मैनेजमेंट का ऐसा अब इस्तेमाल करते हैं जो एक नॉर्मल आदमी जो सुन रहा है वो अपने, अगर मान लीजिए ट्रेडिंग में लाए तो शायद उसका भी सुधार हो जाए? तो बताइए निकलेश जी, क्या चेंज किया आपने रिस्क? सर एक्चुअली आपने सिखाया है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में किस पैरामीटर से ट्रेडिंग करना चाहिए, उसी रूल को फॉलो करके मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ। अभी तो सर मैंने ऑप्शन फिलहाल में चालू नहीं किया है, क्योंकि मेरा उसमें उतना फिलहाल में कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ।
जो आपने रूल फॉलो करने बताया है, हाँ, उसके हिसाब से मैं करता हूँ और आज सर मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ। बीच में आपकी आवाज कट गई थी निखिलेश जी, लास्ट सेंटेंस दोहरा हेलो। दीजिए एक बार। हाँ, लास्ट वाला नहीं सर, मैं सेंटेंस। अच्छा प्रॉफिट, हाँ, एक्चुअली कैसा है सर, आपके एनएसएस से मैं जुड़ा हूँ और आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट उसमें बताया है, उसको पूरी तरीके से मैं फॉलो करता हूँ और आज मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, और ईश्वर करे कि इसी तरह आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। लेकिन निखिलेश जी ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, पहले भी इन्होंने एक पारी खेली, उसमें डेरिवेटिव्स भी ट्रेड किए और उसमें नुकसान हुआ। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई चलो बंद कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कभी नहीं करेंगे, अब कसम खाते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, गलती हुई, कोई बात नहीं, देखते हैं, समझते हैं इसको, और देखने से जो है सुधार लाऊंगा। तो इन्होंने धीरे धीरे करके इसको सीखा, और आज अपने जो पुरानी गलतियां हैं उसको कुछ भुला करके नए सिरे से, नई तरह से ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज नहीं कर पा रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम कर पाए, हर व्यक्ति का उतना ही बड़ा रिस्क बर्दाश्त करने की ताकत हो। तो अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया महीना कहीं रेंटल इनकम आती हो, तो आपका रिस्क एपिटाइट बहुत अलग होगा। और मान लीजिए किसी को संघर्ष करके अपनी सैलरी में से बचा करके ट्रेडिंग करनी है, तो उसका रिस्क एपिटाइट अलग होगा। तो हर व्यक्ति अलग होता है, उसके रिस्क एपिटाइट, कंपल्शंस, कंस्ट्रेंट्स जीवन में अलग अलग होते हैं। अच्छा ट्रेडर वो है जो किसी की देखा देखी ट्रेड नहीं कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो निखिलेश जी ने बहुत जल्दी अपनी ट्रेडिंग करियर में समझा कि नहीं, डेरिवेटिव में नहीं कर सकता हूँ, मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग से इन्होंने आगे, और बाजार ने भी साथ दिया। देखिए, इसमें कुछ रहे बाजार को जाना चाहिए, क्योंकि बाजार अगर इस तरह के नहीं होते, जहां इस प्रकार की तेजी, अभी हमने देखे कुछ इंडेक्स के चार्ट, आप भी देखिएगा तो आप देखेंगे कि क्या गजब की तेजी बनी। अब इस तेजी में क्या है, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं कि ये सब हमारे प्रयासों से हो रहा है। असल में इसकी बहुत बड़ी जो बाजार की स्थिति है, ये बहुत बड़ा श्रेय है इसको। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हमारे निखिलेश जी ने कि बाजार। सर और एक और बात करना चाहता हूँ सर, एक और बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली सर, चार्ट ऑफ द वीक में पिछले वीक ही आपने 2 स्टॉक दिए थे, पारस डिफेंस और टिटागढ़ वैगन। वो सर आपके चार्ट ऑफ द वीक के पहले ही सर मैंने फ्राइडे को बाय कर लिए थे। वो आपके नॉलेज, हाँ, आपके सीख के वजह से सर मैं वो कर पाया हूँ, और वो सर मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, दोनों शेयर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और क्योंकि चार्ट सभी सेम देखते हैं, तो निखिलेश जी ने भी वही चार्ट्स देखे, उसी तरह से एनालिसिस किया। तो फिलहाल में सर एक चार्ट बहुत रडार पे है मेरे, उसका है मैथ माई इंडिया। सर ये वीक में उसमें ब्रेकआउट आया है। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे निखिलेश जी, चार्ट्स देख रहे हैं बराबर और अपना एनालिसिस करते हैं। अच्छा निखिलेश जी, अब ये बताइए, आप चार्टिंग को, ट्रेडिंग को कितना समय देते हैं, पूरे दिन में कितना टाइम लगा देते हैं? सर एक्चुअली सर मेरा जो जॉब है उसका आउट ऑफ स्टेशन है, मुझे एक्चुअली नागपुर से हिंगन घाट अप डाउन करना पड़ता है। आज ही सुबह अभिजीत सर का मेरे को मैसेज, हिंगन घाट अप डाउन करता हूँ सर मैं रोज। हाँ, तो सर मुझे आज मॉर्निंग में ही 12:30 पौने 1 बजे अभिजीत सर का मैसेज आया कि आपकी अदालत 8 बजे होने वाली है। तो मैंने पहले वहां से छुट्टी लिया ऑफिस से और तुरंत मैं घर पे चला आया कि मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो अब ये बताइए फटाफट निखिलेश जी कि आपने, अब आप कितना टाइम देते हैं ट्रेडिंग को, यानी कि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं कितना टाइम देते हैं, एक सप्ताह में, एक दिन में? सर एक्चुअली हाँ सर, मैं सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे सर मुझे ऑफ होता है, तो मैं वहाँ बहुत अच्छे से वर्किंग कर पाता हूँ। और मैं ऑफिस वर्किंग में भी थोड़े थोड़े चार्ट्स देख लेता हूँ, और फाइनल मैं सैटरडे संडे को कर लेता हूँ, जो भी मुझे लेना है डिसीजन वो मैं संडे को फाइनल करके। हाँ, करते हैं वीकली बेसिस पर चार्ट देखते हैं, वीकली बेसिस पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। हाल ही में हाँ सर, और कुछ एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ मैं आपके सर। हाल ही में सर आपके सौजन्य से ही मेरी वाइफ और मैंने म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया है, क्योंकि सर जैसी बहुत सारे, हाँ सर कैसा है सर, बहुत लोगों को उस चीज का यानी बिजी रहते हैं और वो टाइम नहीं दे पाते हैं, और उन्हें मार्केट की नॉलेज भी नहीं रहती है, जैसी वो डेली बेसिस पे वॉच भी नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेड़ा सर हमने बेड़ा लिया है। और ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ताकि सर, हाँ, ताकि सर हमारे माध्यम से हम लोगों की बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके और उनके ड्रीम्स पूरे कर सके, और सर इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर जरूर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं निखिलेश जी, और ईश्वर करे आपको और इसमें तरक्की मिले, आप और बड़े लेवल पर जाएं, अच्छा काम करें, लोगों को अपने साथ जोड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश जी आपका, आज इतने शॉर्ट नोटिस पर, सवेरे पता लगा कि शाम को अदालत है और निखिलेश जी ने दफ्तर से छुट्टी लेकर आज अदालत में हिस्सा लेने का निर्णय किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, और ईश्वर करे धन्यवाद सर, जो भी मंसूबे हैं, आपके विचार हैं, आपके प्लान्स हैं, वो पूरे हों। चलिए, तो ये निखिलेश जी थे हमारे, जो कि काफी उतार चढ़ाव जीवन में देख चुके हैं, और उसके बाद फिर से
अब नए सिरे से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे मनदीप जी हैं जो लिख रहे हैं कि सर मैं अभी इटली में हूं। अरे वाह, बड़ा दूर गए हैं और वहां से अरे वाह, वहां से समय निकाल करके जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, अद्भुत, बहुत मजा आया सुन करके। अच्छा, एक हमारे टेक प्रभाकांत हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर F&O का जो टैक्स वाला मामला है, इससे मार्केट में बड़ा तूफान मचा हुआ है, इस पर क्या राय है? भाई देखिए, F&O पर टैक्स लगाने की जो अटकलें चल रही हैं, अब ये कोरी अटकलें हैं, दीज आर ऑल रूमर्स। और हमेशा, आज से नहीं, मुझे बजट, कितने ही बजट मैंने देख लिए होंगे, हमेशा बजट के आसपास आप देखते हैं कि इस तरह की अटकलें जोर पकड़ लेती हैं। कभी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेगा, तो कभी कहते हैं कि एसटीटी में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार की खबरें हमेशा सुनने को मिलती हैं, बजट के आसपास अटकलें कयास लगाए जाते हैं। वही आपको इस बार भी दिख रहे हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। F&O जो है वो ऑलरेडी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू टैक्सेस। आप देखते हैं एसटीटी बड़ी भारी सरकार को मिलती है, हर साल मिलती है। उसके अलावा जो पैसा लोग F&O में कमा रहे हैं उसका टैक्स मिलता है, ब्रोकर्स को जो ब्रोकरेज मिलती है उससे भी टैक्स अर्जित होता है। तो काफी टैक्स ऑलरेडी आ रहा है और अगर एक डायरेक्ट टैक्स इस पर लगाया जाए तो मुझे नहीं पता कितना हितकारी होगा वो, और काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। लेकिन और अभी एक कयास मात्र है, तो इस पर अत्यधिक चिंता न करें, आप चार्ट्स के आधार पर निर्णय करें। अगर मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट ऐसा सामने है, थोड़ी सी कॉशन रखने में हर्ज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा बजट में कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहती है। तो जिस तरह चुनाव के आसपास अगर आपने पोजीशंस कम रखी हो तो आप बड़ी आसानी से उस पीरियड को नेविगेट कर पाए, ठीक उसी तरह जब ये बजट आने वाला है उससे पहले भी थोड़ा सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। वाह, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा अनेकों सवाल आ रहे हैं और कुछ सवालों की मैं बात करूंगा। चलिए, एक हमारे अक्षय वर्मा साहब हैं जो कह रहे हैं कि सर जल्दी से LOC डाल दीजिए FSL के चार्ट पर। तो आइए FSL का चार्ट, ये हमारा FSL है, यानी कि फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, और ये इसका वीकली चार्ट है। ये रेजिस्टेंस है भाई, एक बड़ा सा पैटर्न बना है और शायद इसी को लेकर के प्रश्न आ रहा है कि भाई क्या ये कप विद हैंडल है। ऐसा ही सवाल किसी ने अभी विप्रो के लिए भी पूछा था कि क्या ये कप विद हैंडल है। तो ये देखिए, एक बड़ा सा पैटर्न जरूर है, लेकिन इससे कप विद हैंडल नहीं कहते। कप विद हैंडल इतने डीप नहीं होते हैं, और कप विद हैंडल जो बनता है, इसको मंथली चार्ट पर जरूर कप विद हैंडल जैसी आकृति दिख रही है, लेकिन ये कप विद हैंडल की श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद वीकली चार्ट पर इसमें LOC कहाँ डालनी है, सवाल था। तो ये LOC है, देखिए बहुत आसानी से डाल सकते हैं। जो लोग अदालत में नियमित आते हैं बड़ी आसानी से और बड़ी खूब LOC डालते हैं। अभी एक साहब मुझे मिले और उन्होंने अपनी चार्ट, अपनी वर्कबुक मुझे दिखाई, यानी कि बहुत सारे चार्ट्स को उन्होंने प्रिंट आउट लेकर उसकी एक वर्कबुक बनाई हुई थी। तो बड़ी अच्छी वर्कबुक बना रखी थी, और उस चार्ट पर उन्होंने हर चार्ट पर बिल्कुल नियमानुसार सारे चार्ट्स पर LOC अंकित की हुई थी, और कहते हैं इससे बड़ा सुकून मिला है उनकी ट्रेडिंग में। एक नई एज आई है LOC डालने से। तो ये LOC है 183 के आसपास। ये चार्ट है FSL का, जिस पर अभी अभी प्रश्न किया था हमारे अक्षय वर्मा जी ने, उनके प्रश्न के जवाब में हम बात कर रहे हैं FSL की। अच्छा, इसके बाद और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अदालत में। चलिए, आज शुक्रवार को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि शुक्रवार का, हालांकि देखिए देर शाम है, आप लोगों के भी प्लान्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप समय दे रहे हैं, और इसके लिए विशेष धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। और ये हमारे सामने, अच्छा एक सवाल इसका, ठीक है, अमृत जी का एक टिप्पणी कह लें इसको, कि टिप्पणी उनकी है कि क्या ITC का चार्ट खराब हो गया है। तो आइए ITC का चार्ट देख लेते हैं। ये झट से ITC का चार्ट खुल गया, लीजिए आपके सामने। भाई खराब तो क्या है, हाँ थोड़ा कमजोर तो हुआ है ITC, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो तेजी थी, अप ट्रेंड था, एक ट्रेंड लाइन इस तरह डाली हो अगर आपने, तो ये ट्रेंड लाइन में चल रहा था, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद हमने देखा थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। तो अंडर परफॉर्मेंस जरूर है ITC के इस चार्ट पर, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। बड़ा सपोर्ट अगर LOC डालनी हो चार्ट पर तो कहां डालेंगे, LOC डालेंगे यहाँ पर। आइए LOC डाल करके देखते हैं। तो ये 400 रुपए पर LOC। चलिए, तो ये बात हो गई ITC के चार्ट पर, जिसका अभी अभी एक प्रश्न आया था अमृत शाह जी का, इसका हमने जवाब दिया। कई सारे और सवाल लंबित है अदालत के सामने, झटपट इन सवालों के मैं जवाब दूंगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने चार्ट देखे राउट मोबाइल के, हर्षा इंजीनियरिंग के, BBTC पर एक प्रश्न आया था अभी, यानी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक कंपनी है। ये इसका वीकली चार्ट है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये लेवल मैंने डाला है 1190 के, सॉरी 1490 के आसपास लेवल है। कि देखिए कहाँ लेवल ब्रीच हुआ, अभी तक लेवल नहीं टूटा, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद उन्हीं लेवल से हमने वापस रिबाउंड आते हुए देखा। तो ये आपके लिए LOC है। ये पहले 3-4 दफे ये लेवल रेजिस्टेंस की भूमिका में था, अब सपोर्ट की भूमिका में है। सबसे अहम लेवल ये 1500 का है। तो ये लेवल जो है इसको मार्क कर लें चार्ट पर, निश्चित हो जाइए। आपके सामने चार्ट है ये BBTC का, तिरुमलाई केमिकल। आइए इसके चार्ट को देखते हैं। तो ये तिरुमलाई केमिकल का चार्ट है। केमिकल के चार्ट्स पर वापस से सेक्टर रोटेशन देख रहा है, रेजिस्टेंस पर बंद हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया लेकिन टिक न सका, नीचे आकर बंद हुआ। रेजिस्टेंस को वैलिडेट यानी सत्यापित इस मूव ने किया, तो रेजिस्टेंस की रेखा डाल देंगे, बस बाकी सारी चीजें अब कोई डालने योग्य रहा ही नहीं, पूरी तस्वीर साफ हो गई। और स्टॉप लॉस कहां रखें या सपोर्ट इमीडिएटली कहां है, तो ये लेवल है,
ये इसको थोड़ा सा और बेटर कर देंगे, थोड़ी इस लाइन को ऊपर ले जाएं तो ये लेवल हो जाएगा 255 का, और ये रेजिस्टेंस पर बिल्कुल बंद हुआ है। ये बात याद रखिए, रेजिस्टेंस का टूटना नया ब्रेकआउट का संकेत होगा, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस डिसाइसिव लेवल तरह से न टूटे तब तक इस लेवल को इंपॉर्टेंस दें। तो थिरुमलाई केमिकल के बाद आइए HBL पावर के चार्ट को देखते हैं। ये HBL पावर और ये है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक चल रहा है। क्या जबरदस्त तेजी HBL पावर में देखने को मिली। एक जमाने में स्टॉक 130 रुपए था, अभी थोड़े ही महीने पहले 130 से भागकर 600 हो गया, और 600 के बाद अब 600 से 450 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। मजबूत चार्ट है, और 591, 600 एंड 450 ये दो लेवल्स हैं जो आपको चार्ट पर अंकित कर लेने, और उसके बाद फिर और इसमें कोई एनालिसिस की दरकार नहीं है। हाँ, अब RSI डाइवर्जेंस अगर आप चार्ट पर खोजने जाएंगे, फिलहाल नहीं है। अच्छा, इसके बाद GNFC, इस चार्ट को भी झटपट निपटा दें, इस पर भी एक प्रश्न आया था। ये GNFC है, रेंज में चल रहा है भाई। ये तेजी तो बनी है, सारे फर्टिलाइजर में बड़ी बड़ी डिलीवरी वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन अभी दायरा बंद कारोबार है और अभी किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं है। स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर हम कई बार देख चुके हैं, और कई बार क्या होता है कि ये पार नहीं कर पाता रेजिस्टेंसेस को, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बाजार में और बहुत क्लियर चार्ट्स हैं, उन पर फोकस करें। तो ये आपके सामने GNFC के चार्ट का 1 मिनट एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं, मैं सवालों पर आऊंगा। एक हमारे ST कपिला साहब हैं, ST कमिला, और उनका सवाल है फैक्ट 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 लिख रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा फटाफट लिख रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने जब करीब से देखा तो पता लगा फैक्ट, यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर पर सवाल है। और क्या गजब की तेजी बनी है यहाँ तो, अद्भुत। क्या चार्ट है और क्या कैंडल। हर ट्रेडर जो कि ट्रेड करता है, हर निवेशक जो कि निवेश करता है, वो चाहता है कि एक बार ऐसा मकाम जीवन में आए कि उनके चार्ट पर भी ऐसा ही बड़ा विशाल कैंडल बने जो 50% शेयर को चला दे एक सप्ताह में। अब देखिए कहां था ये, 800 रुपए पर, 785 रुपए पर, 1200 पर बंद हुआ। गजब, इस तरह का बड़ा पावरफुल मूव हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। फैक्ट का चार्ट है, और आप देख रहे हैं कि बंदी आई 1140 के आसपास। तो फैक्ट के बाद आइए झट से एक और चार्ट देखेंगे, और ये चार्ट है तो फैक्ट में तेजी कायम है। अब यहां करें क्या, सवाल ये है कि LOC कैसे डालें। इस तरह के चार्ट पर ये ऐसे LOC डाली जाती है। तो 885 के लेवल को चार्ट पर अंकित कर दें। मजा आ गया। आज की फ्राइडे इवनिंग अदालत में कई सारे चार्ट्स का हमने एनालिसिस किया। अब भेंट करेंगे हम लोग रविवार को चार्ट ऑफ द वीक में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बर्थडे वीक में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। और हाँ, बाजार की बातें तो हम करते ही रहेंगे। इस चैनल पर बहुत कुछ नया हो रहा है, और बहुत जल्द एक विशेष कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम है चाय गर्मा गर्म, जिसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं, और चाय गर्मा गर्म की भी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और आपको आने वाले वीडियोस में मैं देने वाला हूं। तो आज के अदालत को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पर, इस बदले हुए समय पर, और वो भी शाम के समय, और वो भी फ्राइडे इवनिंग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा, और बाजार में जो तेजी है इसका भरपूर फायदा उठाइए, इसका हिस्सा बनिए, लेकिन लेवल्स का ख्याल रखिए और चार्ट पर सही रेखाएं अवश्य डालिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।